प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुगल काल में आपको एक नया टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक है कि मुगल काल में नगरीकरण। तो यहाँ नगरीकरण का मतलब नगरों का विकास। हाँ, तो टॉपिक क्या है? मुगल काल में नगरीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मुगल काल में नगरीकरण की चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो मुगल कारा है ये आपको तो रा की जगह आपको क्या करना है? ला करना है। मुगल काल, ठीक है। ये मुगल काल में नगरीकरण। अब देखिए, मुगल काल में नगरीकरण आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको आप पहले करेक्ट कर लेंगे और फिर एक मिनट जरा। हाँ, अब मुगल काल में नगरीकरण में दो चीजें। एक तो मुगल काल में नगरीकरण की एक पृष्ठभूमि आपको बतानी है और दूसरी चीज मुगल काल में नगरीकरण के क्या कारण थे, उन कारणों, किन कारणों से नगरीकरण के विकास को बल मिला, उन कारणों की व्याख्या करनी है। ये दो चीजें आपको इस टॉपिक में करना होगा, ठीक है। अब मुगल काल में नगरीकरण देखिए, मुगल काल की स्थापना के बाद आप देखेंगे कि जो आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए, अनेक सकारात्मक परिवर्तन आए थे। उन अनेक सकारात्मक परिवर्तनों में से एक परिवर्तन था मुगल साम्राज्य में नगरीकरण का तीव्र विकास, ठीक है। मुगल काल में नगरीकरण का तीव्र विकास वास्तव में जो पूर्व मध्यकाल में आप देखेंगे, पूर्व मध्यकाल में तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तृतीय नगरीकरण यहां शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो यह तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? पूर्व मध्यकाल में, ठीक है। यानी इससे पहले अगर आप देखें तो भारत में 2 बार नगरीकरण हो चुका था, ठीक है। और वो आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम नगरीकरण जो है वो हड़प्पा काल में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आप देखेंगे कि अनेक नगरों के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है और इसलिए विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी। प्रथम नगरीय क्रांति कहा, प्रथम नगरीकरण कहा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद पुनः ग्रामीण सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पुनः नगरीकरण शुरू हुआ। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण शुरू हुआ उसे हम द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा देते हैं, जो मौर्योत्तर काल तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद नगरों का पतन हुआ और जब नगरों का पतन हुआ नगर उजड़े। और फिर आप देखेंगे कि ये पूर्व मध्यकाल में, जब मध्यकाल प्रारंभ हुआ, पूर्व मध्यकाल में लगभग 11वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि ये तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पूर्व मध्यकाल में जो तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, ये प्रक्रिया चलती रही और अंततः आप देखेंगे कि मुगल काल तक आते आते, मुगल काल तक आते आते ये तृतीय नगरीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लिया, ठीक है। यानी पूर्व मध्यकाल में जो तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो मुगल काल तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब इस काल में आप देखेंगे कि कई नगर
पुनर्स्थापित होते थे, जो कभी नगर थे कमजोर पड़ गए वो पुनर्स्थापित होते थे, ठीक है। कुछ नए नगरों का विकास होता है, कुछ छोटे नगर थे बड़े नगर बने। तो ये सब प्रक्रिया मुगल काल में हुई, कुछ नगर पुनर्स्थापित, कुछ नए नगरों का विकास और कुछ छोटे कस्बे नगरों का रूप धारण किए। अब इस काल में अगर देखा जाए तो जैसे इस काल के मुगल काल के एक विद्वान ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हुए, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, और इन्होंने अपनी पुस्तक तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी में अगर देखें तो इस पुस्तक के अंत में इन्होंने मुगल साम्राज्य के 120 बड़े नगरों का उल्लेख किया है, 120 बड़े नगरों का उल्लेख किया है और लगभग 3100 छोटे नगरों का यानी कस्बों का उल्लेख किया। यानी टोटल अगर देखा जाए तो इन्होंने मुगल साम्राज्य में लगभग 3200 नगरों का उल्लेख किया है और इन 3200 नगरों में 120 बड़े नगर थे। इसको इस रूप में जाने कि ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकाते अकबरी में आप देखेंगे कि मुगल काल के लगभग 3200 नगरों का उल्लेख किया है, जिनमें 120 बड़े नगर थे, बाकी सब छोटे नगर कस्बे थे। इसका मतलब है कि मुगल काल में व्यापक पैमाने पर नगरीकरण हुआ। अब मुगल काल में नगरीकरण के लिए अनेक कारण जिम्मेदार थे। तो ये आपको जब नगरीकरण लिखेंगे तो ये एक भूमिका आपको लिखनी पड़ेगी कि मुगल काल में जो आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन क्या था, नगरीकरण, ठीक है। और फिर उसमें ये बताएंगे कि पूर्व मध्यकाल में जो तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो मुगल काल तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। और फिर इसमें ये बताएंगे कि कुछ नगर पुनर्स्थापित होते हैं, कुछ नए नगरों का निर्माण होता है, कुछ कस्बे होते हैं जो नगर बड़े नगर का रूप धारण कर लेते हैं। और फिर ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकाते अकबरी में 3200 नगरों का उल्लेख किया है, जिनमें 120 बड़े नगर। तो ये भूमिका आपको, और फिर इसी में ये एक लाइन और जोड़ेंगे कि मुगल काल में नगरीकरण के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे। तो ये भूमिका आपको लिखना है नगरीकरण में। अब इसके बाद फिर आपको क्या बताना है कि नगरीकरण के क्या कारण थे, एक एक कारण का विश्लेषण करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मुगल काल में नगरों के विकास के कारण, यानी नगरीकरण का मतलब नगरों का विकास, वही तो मुगल काल में नगरों के विकास के क्या कारण थे या मुगल काल में नगरीकरण के क्या कारण थे, ये आपसे स्पष्टीकरण के लिए पूछा जाएगा। यही प्रश्न आएगा कि मुगल काल में नगरीकरण के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो अब उसका उत्तर ये पहले एक भूमिका जो हमने बताई वो देना है और उसमें ये अंत में बता देना है कि नगरीकरण के लिए कई कारक उत्तरदायी थे। अब उन कारकों में अगर देखा जाए तो एक कारक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, ठीक है। तो मुगल काल में नगरीकरण के लिए उत्तरदायी कारकों में एक कारक आप क्या बताएंगे, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। अब देखिए मुगल काल में राजनीतिक प्रशासनिक कारणों से नगरों का विकास हुआ, ठीक है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण भी नगरीकरण के लिए उत्तरदायी थे। अब जैसे मुगल सम्राट की राजधानी, और सम्राट की जहां भी राजधानी होगी वो नगर का रूप धारण करेगा, ठीक है। सम्राट जहां भी राजधानी बनाएगा, सपोज किसी गांव में भी राजधानी बना लेगा तो वो गांव भी विकसित होकर के नगर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये
राजनीतिक प्रशासनिक कारण है कि सम्राट की राजधानी जैसे आगरा है, फतेहपुर सीकरी है या दिल्ली है, जहां जहां सम्राट ने राजधानी बनाई वो नगर का रूप धारण किया। तो फिर आप देखेंगे प्रांतीय राजधानी। अब मुगल साम्राज्य आप देखें अनेक प्रांतों में विभक्त होता था और हर प्रांत की एक राजधानी होती थी, प्रत्येक प्रांत की। तो हर प्रांत की जो जहां राजधानी बनेगी वो नगर का रूप धारण कर लेगी। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि लाहौर पंजाब की राजधानी है, हाँ, तो लाहौर है। बंगाल में लखनऊती है। इसके बाद इलाहाबाद है, फैजाबाद है। ये सब क्या है, इस तरह से अनेकों जो मुगल प्रांत होते थे उनकी जो राजधानियां होती थी वो नगर का रूप धारण कर। फिर तीसरी चीज क्षेत्रीय राज्य। जो मुगल साम्राज्य से या तो अधीनता स्वीकार कर रहे हैं या स्वतंत्र राज्य हैं, उन क्षेत्रीय राज्यों की भी राजधानी थी और क्षेत्रीय राज्यों की राजधानी भी आप देखेंगे नगर का रूप धारण किया। अब मुगल काल में जैसे आप देखेंगे कि दौलताबाद, अहमदाबाद, ठीक है, या हैदराबाद, ठीक है, बीदर, इस तरह से अनेकों आप देखेंगे कि क्षेत्रीय राज्यों की राजधानी थी और वो नगर के रूप में विकसित हुए। तो ये सब क्या है, ये राजनीतिक प्रशासनिक कारणों से नगरों का क्या होता गया, विकास होता गया। ठीक। अब इनके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसी के अंतर्गत एक सामरिक कारण भी जोड़ सकते हैं, सैनिक कारण। सामरिक कारण क्या है, सैनिक कारण। वो राजनीति का ही हिस्सा होता है, सैन्य कारण। और कभी कभी मुगल सम्राट शासकों द्वारा आप देखेंगे कि सैनिक पड़ाव, सैनिक अड्डे स्थापित किए जाते थे। सेना के केंद्र धीरे धीरे सेना का केंद्र बना वो नगर का रूप धारण कर लेता था। तो सामरिक कारणों से भी अनेक नगरों का विकास हुआ। जैसे पंजाब में सरहिंद। अब पंजाब में जो सरहिंद का विकास हुआ ये वास्तव में सामरिक कारण से इसका विकास होता था। पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए सरहिंद में एक बड़ी सेना रखी गई, किला बनवाया गया। फिर आप देखेंगे कि वहां धीरे धीरे नगरीकरण होता गया, नगर का विकास हो गया। तो ये आपको हमने राजनीतिक प्रशासनिक कारण बताए कि ये नगरीकरण का एक कारण राजनीतिक एवं प्रशासनिक था। ठीक है। अब अगले कारण पर अगर देखें, अब दूसरा कारण अगर देखें तो दूसरा कारण क्या था, मुद्रा अर्थव्यवस्था का व्यापक प्रसार। व्यापक प्रचार प्रसार। तो मुगल काल में नगरीकरण का एक कारण मुद्रा अर्थव्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार है। ठीक है। यद्यपि मुद्रा अर्थव्यवस्था तो देखिए प्राचीन काल से ही चल रही, सल्तनत काल में भी चल रही, लेकिन मुगल काल में आप देखेंगे कि व्यापक मुगल शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर मुद्राएं ढाली गई। ठीक है। व्यापक पैमाने पर मुद्राएं ढाली गई और हर क्षेत्र में मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार हो गया। ठीक है। आप देखेंगे कि व्यापार में, लेन देन में, बड़े व्यापार, छोटे व्यापार, सामान्य लेन देन में मुद्रा का प्रयोग, यहां तक कि जो किसानों से कर वसूल किया जाता था वो भी मुद्रा के रूप में वसूल किया जाता था। तो इतना व्यापक मुद्रा का प्रसार हुआ, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। अब मुगल सम्राट जो है किसानों से जो भू राजस्व की वसूली करते थे वो नकदी वसूली पर अधिक बल देते थे। किस पे? नकद, मुद्रा के रूप में। ठीक है।
अब क्योंकि किसान तो भाई खेतों में अनाज पैदा करता है, मुद्रा तो पैदा नहीं करता कि खेतों में जो है रुपया पैसा उग रहा है, वो तो अनाज पैदा करेगा। अब वो अनाज बेच करके मुद्रा जरूर प्राप्त करेगा, लेकिन अब अनाज बेचने कहाँ जाए, कोई जगह हो। तो अब मुगल शासकों ने क्या किया कि नकदी भू राजस्व के वसूली के लिए गांव के आसपास जो गांव होते थे, किसान तो गांव में रहता है, गांव के आसपास अनाज मंडियों का निर्माण किया, मंडी बनाई। 10, 20, 50 गांव के बीच में, 100 गांव के बीच में एक मंडी बना दी। ठीक है, तो अब मंडी का विकास हुआ, जहां किसान अपना अनाज लेकर जाता था, व्यापारियों को बेचता था, बदले में उसे मुद्रा मिल जाती थी, वही मुद्रा राजस्व के रूप में देगा। तो यही जो गांव के आसपास मंडी का निर्माण हुआ, यही मंडी धीरे धीरे कस्बे का रूप लेते गए। भाई हजारों लोग रोज आते हैं, तो वहां यातायात के साधन का विकास हुआ, मार्गों का विकास हुआ, खाने पीने की सुविधाओं का विकास हुआ, दुकानें लगने लगी। परिणाम क्या हुआ, कस्बा और नगर बन गया। तो यही मंडी कस्बा और नगर का रूप धारण कर लेते हैं। पहले कस्बा बना, फिर कस्बा जो थे वो नगर का रूप धारण कर लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो गांव थे और गांव के आसपास जो अनाज की मंडियों का विकास हुआ, वो नगर का रूप धारण करते गए और देखते देखते ये नगर बन जाते थे। तो इस तरह से नगरों का विकास हुआ। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था की ये भूमिका। दूसरी चीज, व्यापार, वाणिज्य और जनता की सुविधा के लिए मुगल शासकों ने बड़ी संख्या में सरायों का निर्माण कराया। सरायों का निर्माण, ठीक है, सामान्यतः ये सराय जो है सड़कों के किनारे बनाई जाती थी। और सराय का उपयोग किस रूप में होता था, व्यापारी, यात्री यहां विश्राम करते थे। एक तरह से ये विश्राम स्थल होता था। दूर दूर से व्यापारी सड़कों के माध्यम से जाते थे और जहां सराय मिल जाती थी वहां विश्राम करते थे, उनके पूरा सामान रहता था। तो धीरे धीरे ये सराय क्या होती गई कि ये वस्तुओं की मंडी बन गई। तो मंडियों के रूप में इनका उपयोग होने लगा। ठीक है, यहां लोग सामान बेचने और खरीदने आने लगे, बाजार बन गए। और फिर यही सराय आप देखेंगे कि नगर का रूप धारण, जो कभी जंगल में एक सराय बनी थी, वही क्या बन गया, वो नगर का रूप धारण कर लिया, नगर बन गया। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मुगल सराय, मुगल सराय यानी मुगल काल में ये एक सराय थी और विकसित होकर के मुगल सराय नगर बसा, गया सराय नगर बसा, कटरी सराय नगर बसा, जो कभी सराय थे और वो अंत में नगर का रूप धारण किए। तो इस कारण से भी आप देखेंगे कि ये क्या होता है, नगरीकरण होता है। अब और आगे कारणों के बारे में देखते हैं। अब कुछ नगरों का विकास अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि विपणन, परिवहन केंद्र, विपणन केंद्र, परिवहन केंद्र एवं बंदरगाहों से जो है नगरों का विकास हुआ। विपणन का केंद्र का मतलब है कि जहां से आप देखेंगे कि वस्तुओं की क्रय विक्रय किया जाए, अनेक क्षेत्रों से वस्तुएं एक जगह एकत्र हो जाए और वहां से फिर अनेक क्षेत्रों में भेजी जाए, तो ऐसे स्थान को विपणन केंद्र कहते हैं। परिवहन केंद्र एवं बंदरगाह, तो इस काल में बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह स्थल बना, विपणन केंद्र, संग्रह स्थल, और यहीं से विभिन्न क्षेत्रों को वस्तुओं का भेजा जाता था। परिवहन केंद्र, जहां से परिवहन सुविधा उपलब्ध हो उस स्थान, परिवहन सुविधा जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, ये सब क्या है, ये परिवहन केंद्र होते हैं। तो मान लिया एक स्थान है जहां से
विभिन्न स्थानों के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती थी। तो वो स्थान, और फिर बंदरगाह, जहां समुद्र के तट पर बंदरगाहों का विकास हुआ, जो विदेशी व्यापार की मंडियां होती थी, यहां से विदेशों के लिए सामान भेजा जाता था या विदेशों से आता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यही विपणन केंद्र, परिवहन केंद्र और बंदरगाह जो थे वो नगर का रूप धारण करने लगे। उदाहरण के लिए लाहौर यद्यप एक प्रशासनिक नगर भी था, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा विपणन केंद्र था। कश्मीर, पंजाब और अन्य क्षेत्रों की बनी वस्तुएं लाहौर में एकत्र होती थी, संग्रह होता था, और फिर लाहौर से मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप के लिए सामान भेजा जाता था। तो इतना बड़ा विपणन केंद्र होने के कारण लाहौर का तेजी के साथ विकास हुआ। इसी तरह तमाम ऐसे स्थल जहां से परिवहन की सुविधा मिलती थी, धीरे धीरे लोग वहां परिवहन के लिए जाते थे, वो नगर बस गया। बंदरगाहों को देखिए, बंदरगाह थे और वो कभी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र थे, 2-4 गांव बस्तियां होती थी, 2-4 घर होते थे, देखते देखते नगर बस गए। जैसे सूरत बंदरगाह है, कैम्बे बंदरगाह है, भड़ौच बंदरगाह है, अन्य तमाम जो स्थल है, कल्याण है, ये सब बंदरगाह थे और नगर का रूप धारण किया। तो इस रूप में गुजरात में ज्यादातर नगरों का विकास बंदरगाहों के रूप में हुआ। सूरत, कैम्बे, भड़ौच, कुछ अन्य स्थल जैसे अहमदाबाद विपणन केंद्र के रूप में हुआ। तो इस तरह से विपणन, परिवहन केंद्र एवं बंदरगाहों के कारण भी नगरों का क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद फिर अगर देखा जाए उत्पादन केंद्रों के कारण, उत्पादन केंद्रों के रूप में भी नगरों का विकास हुआ। कुछ स्थान कुछ खास वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ, तो परिणाम हुआ कि देश के कोने कोने से व्यापारी लोग उस स्थान पर जाने लगे। देखते देखते वो स्थान भी नगर का रूप धारण कर लिया। जैसे राजस्थान में बयाना नील के लिए प्रसिद्ध था और दूर दूर से लोग नील लेने के लिए बयाना जाते थे। देखते देखते बयाना नगर का रूप धारण किया। अवध में एक जगह खैराबाद, अब खैराबाद सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यहाँ सूती कपड़ा बनता था। इसके कारण दूर दूर से लोग खैराबाद आने लगे और देखते देखते खैराबाद मुगल काल में क्या हो गया, नगर बन गया। और इस तरह से अनेकों स्थल जो किसी खास वस्तु के उत्पादन के लिए जाने जाते थे वो नगरों का रूप धारण करने लगे। तो ये भी एक कारण था मुगल काल में नगरीकरण का। फिर आप देखेंगे कि धार्मिक कारण, अब धार्मिक कारणों से भी मुगल काल में नगरों का विकास हुआ। अब देखिए कई स्थल हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुए, कई स्थल सूफी संतों के निवास स्थान या उनकी मृत्यु के बाद जहां उनकी दरगाह स्थापित होती थी वो नगर के रूप में धारण स्थापित हो गए। कहीं मान लिया सिख गुरु अपना निवास स्थान बनाए, वो स्थान धीरे धीरे नगर का रूप धारण कर लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धार्मिक कारणों से भी अनेक नगरों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि इलाहाबाद, बनारस, मथुरा, उज्जैन, हरिद्वार, अजमेर, ठीक है, ये सब स्थल धार्मिक कारणों से बहुत तेजी से विकसित हुए। इनके विकास के पीछे धार्मिक कारण काम कर रहा था। तो धार्मिक कारणों से आप देखेंगे कि मुगल काल में
अनेक नगरों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और भी बहुत सारे नगर इसमें जोड़ सकते हैं जो धार्मिक कारणों से विकसित हुए थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो मदद ए मास के कारण, मदद ए मास क्या है, भूमि अनुदान, भूमि अनुदान। ठीक है, अब देखिए मुगल सम्राटों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक लोगों को समय समय पर भूमि अनुदान दिया जाता था। भाई वो धार्मिक व्यक्ति हैं और उनके खर्च भी चलता रहे, इसके लिए मुगल सम्राटों द्वारा बड़ी मात्रा में उनको भूमि अनुदान दिया जाता था। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप दिया, और फिर सिख गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अगर आप देखें तो इन्होंने अमृतसर नामक नगर बसाया। अमृतसर, यानी ये मदद ए मास इनको ना मिला होता, भूमि अनुदान ना मिला होता तो फिर कहाँ से नगर बसता। तो इसके कारण भी, भूमि अनुदान के कारण भी आप देखें कुछ नगरों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए सिखों के गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नामक नगर बसाया गया। फिर सिख गुरु और भी तमाम नगर बसाए, ठीक है, जैसे गुरु अर्जन देव ने तरण तारण नामक नगर बसाया, ये सारी चीजें। तो ये अमृतसर जो नगर है ये मदद ए मास के या भूमि अनुदान के कारण ही इसका निर्माण हुआ, इसका विकास हुआ। तो ये भी एक कारण रहा कि मुगल सम्राट समय समय पर धार्मिक व्यक्तित्वों को, सांस्कृतिक लोगों को भूमि का अनुदान देते थे। उसी भूमि अनुदान को मदद ए मास कहा जाता था, और फिर इसी मदद ए मास पर देखते देखते नगर का भी विकास हो जाता था। जैसे उदाहरण के लिए अमृतसर नगर, वो मदद ए मास के कारण इसका विकास हुआ। अब एक और कारण अगर देखें तो सम्राटों द्वारा नगर निर्माण में व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत रुचि, अनेक सम्राट हुए जो नगरों के निर्माण में व्यक्तिगत रुचि रखते थे, और उनकी व्यक्तिगत रुचि के कारण भी अगर आप देखें तो इस काल में नगरों का विकास हुआ। ठीक है, इस काल में नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि अकबर हुआ, और अकबर ने जो है आप देखेंगे कि सीकरी गांव, जो इसके लिए बड़ा भाग्यशाली साबित हुआ था, यहाँ प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, और शेख सलीम चिश्ती की अपार कृपा अकबर पर थी, और इसलिए अकबर ने इस सीकरी गांव को आप देखेंगे एक नगर का रूप लिया, और फिर फतेहपुर सीकरी इसका नाम पड़ा, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी नामक नगर, ये अकबर ने व्यक्तिगत रूप से, इसकी व्यक्तिगत रुचि थी कि सीकरी को, गांव को हम नगर बनाएं, और आप देखेंगे कि एक नगर बसाया, नाम रखा फतेहाबाद, लेकिन वो फतेहाबाद ही फतेहपुर सीकरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। हाँ, तो ये क्या है, व्यक्तिगत रुचि का परिणाम। इसी तरह आप देखेंगे कि मुगल सम्राट शाहजहां जब दिल्ली को अपनी राजधानी, आगरा तो थी ही, इसने 1638 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, जब इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तो शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया। तो ये जो शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया, ये शाहजहां की व्यक्तिगत रुचि का परिणाम था। तो इस काल में सम्राटों द्वारा नगर निर्माण में जो व्यक्तिगत रुचि ली जाती थी, जैसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया, इस कारण से भी नगरों का क्या होता है, विकास होता है।
तो मुगल काल में नगरीकरण के क्या कारण थे, या मुगल काल में नगरों के विकास के क्या कारण थे? ये अनेक कारण हमने आपको बताए। उन कारणों को आप जो है पॉइंट्स में पहले याद करें, फिर उन पॉइंट्स को आप थोड़ा लिखने का प्रयास करें, ठीक है। अब निष्कर्ष रूप में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि मुगल काल में जो पूर्व मध्यकाल में नगरीकरण शुरू हुआ वो 17वीं शताब्दी तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है। ये चरमोत्कर्ष काल रहा। यहां तक आते आते 17वीं शताब्दी तक आते आते ये अपने चरमोत्कर्ष काल पे क्या होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। अब पूर्व मध्यकाल में जो नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई वो 17वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते अपने चरमोत्कर्ष काल में पहुंचती है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए, जब ब्रिटिश भारत में अपना नियंत्रण स्थापित किए तो उस ब्रिटिश औपनिवेशिक कारणों से, ब्रिटिश के अपने हित होते थे, उसी को औपनिवेशिक हित कहते हैं। तो जब 18वीं शताब्दी से भारत में औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित हुई तो नगरीकरण क्या हुआ, यहां से नगरीकरण फिर हतोत्साहित होने लगा, कमजोर पड़ने लगा, ठीक है। और फिर भारत के जो नगर थे धीरे धीरे उजड़ने लगते हैं। तो औपनिवेशिक कारणों से नगरीकरण हतोत्साहित हुआ। मुगल कालीन नगर से विदेशी यात्री भी प्रभावित हुए। एक अंग्रेज यात्री राल्फ फिच भी भारत के नगरों से प्रभावित था। और राल्फ फिच ने क्या लिखा है? राल्फ फिच ने आगरा और फतेहपुर सीकरी के नगरों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी नगर लंदन से भी बड़े हैं और इससे सुंदर हैं। तो लंदन से तुलना की आगरा और फतेहपुर सीकरी की, और बताया कि ये नगर लंदन से भी बड़े हैं और उससे सुंदर भी हैं। तो भारत के नगरीकरण से विदेशी यात्री भी प्रभावित हुए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुगल काल में जो नगरीकरण हुआ, तो नगरीकरण का मतलब ये नहीं कि आम जनता की खुशहाली से इसे नहीं जोड़ सकते। वास्तविक रूप में नगरीकरण जरूर हुआ, लेकिन आम जनता का जो जीवन था वो पहले जैसा ही बना रहा, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह का एक निष्कर्ष आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमने मुगल काल में नगरीकरण आपको बताया। अब नगरीकरण में आपको यही सबसे पहले एक भूमिका आपको हमने बताया, भूमिका लिखे। दूसरे, मुगल काल में नगरीकरण के कारण लिखिए, नगरीकरण के कारण। अब कारण हमने कई कारण आपको बताए, राजनीतिक प्रशासनिक कारण, सामरिक कारण, मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास का कारण, सरायों के कारण, फिर विपणन केंद्र के रूप में, परिवहन केंद्र के रूप में, बंदरगाहों के रूप में, ये एक कारण रहा। फिर कुछ क्षेत्र विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के कारण, फिर धार्मिक कारण बताया मदद मास के रूप में, और फिर सम्राट के व्यक्तिगत रुचि के कारण। तो इतने कारण थे जिससे कि मुगल काल में नगरों का तेजी से विकास हुआ। और फिर तीसरा पैराग्राफ एक निष्कर्ष आप दे देंगे जो अभी हमने बताया कि पूर्व मध्यकाल से 17वीं शताब्दी तक मुगल काल में नगरीकरण होता रहा और 17वीं शताब्दी तक आते आते नगरीकरण चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है। लेकिन आगे औपनिवेशिक कारणों से नगरीकरण हतोत्साहित होता है। मुगल कालीन नगरों से विदेशी यात्री भी प्रभावित हुए। राल्फ फिच ने आगरा और फतेहपुर सीकरी की तुलना लंदन से की। मुगल काल में नगरीकरण अवश्य हुआ, लेकिन नगरीकरण को हम उस काल के आम जनता की खुशहाली से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि आम जनता पहले की तरह अभी भी कष्टमय जीवन व्यतीत करती थी। तो इस तरह से आपको मुगल काल में नगरीकरण पर लिखना है। प्रश्न यही आएगा कि मुगल काल में नगरों के विकास के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। इन 3 बिंदुओं में आपको स्पष्ट करना है। तो
ये हमने आपको जो है मुगल काल में नगरीकरण के बारे में बताया। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप करें। तो ये मुगल काल में जो सांस्कृतिक वाला पोर्शन है ये पूरा हो जाता है। ठीक है कि मुगल काल में, अच्छा मुगल काल का जो राजनीतिक इतिहास है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। जीएस में राजनीतिक इतिहास नहीं रखा गया है। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का केवल सांस्कृतिक इतिहास रखा गया है। तो ये जो मध्यकाल का सांस्कृतिक इतिहास है वो हमने आपको पूरा किया। इसको आप पढ़िए, इनको पूरा वीडियो को सुनते रहिए और देखिए कि इनको लिखने का अभ्यास कीजिए और इससे आपको आने वाले इम्तिहान में पूरा लाभ मिलेगा। आज की क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।